नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त एक बड़ी खबर है। कैबिनेट मीटिंग पर सबकी नजर थी, पूरे देश की नजर थी कि पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कोई बड़ा फैसला हो सकता है। लेकिन कैबिनेट की मीटिंग खत्म हुई, जो फैसला आया है वो देश के लिए बहुत बड़ा फैसला है। और इस फैसले में अब फिलहाल तो विश्लेषण शुरू होगा। तमाम लोग कहेंगे कि राहुल गांधी के पास एक ही मुद्दा था, नरेंद्र मोदी ने छीन लिया, राहुल गांधी फिर खाली हाथ हो गए। लेकिन राहुल गांधी की इसे बड़ी विजय कही जाएगी। इस देश में जो नेता जातीय जनगणना का झंडा लेकर संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रहा था और जोरदार संघर्ष कर रहा था, आखिरकार नरेंद्र मोदी को घुटने टेकने पड़े हैं। वो राजनीतिक वजह हो, जो भी वजह हो, लेकिन जातीय जनगणना होगी। जो जनगणना होने जा रही है, उम्मीद है कि साल के अंत में शुरू होगी। उम्मीद है कि सितंबर में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, जिसमें 2 साल लगेंगे। जनवरी 27 तक या मिड 27 तक हो सकता है ये पूरी पूरी हो पाए जनगणना। इसमें जातीय जनगणना भी की जाएगी। ये फैसला कैबिनेट में लिया गया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बाहर आकर के बताया, ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कांग्रेस ने 1947 से कुछ नहीं किया। ओवरऑल कांग्रेस जिस मुद्दे पर बड़े स्ट्रांग, बहुत मजबूती से बढ़ रही थी राहुल की अगुवाई में, ओबीसी और दलित, इन दोनों के बीच लगातार पैठ बढ़ रही थी। भाजपा के हाथ से रेत की तरह फिसल रहा था वोट बैंक। वो फैसला ले लिया है। भाव को जोड़िए, इस फैसले पर हम चर्चा आगे करेंगे। भाव को जोड़िए फटाफट। स्वागत है भाव आपका। पहले हम चर्चा शुरू करें उसके पहले कुछ पुराने, मैं अभी तुरंत फैसला आते ही आर्काइव से कुछ चीजें निकाला, वो सुनवाना जरूरी है। प्ले करिए सबसे पहले संसद, प्ले करिए, ये सुनिए। हमने हमारी जो विचारधारा है, इंडिया गठबंधन की विचारधारा है, वो देश में कॉन्स्टिट्यूशन लाई है। हम सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करते हैं। अंबेडकर जी ने कहा था, इफ देयर इज पॉलिटिकल इक्वालिटी बट नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, political equality will be destroyed। ये अंबेडकर जी के शब्द हैं और आज ये बात सबके सामने है। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां कहां अंगूठा काटा है। हम दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को, मजदूरों को दिखाना चाहते हैं कि आपने किस किस का अंगूठा काटा है। इसलिए जो मैंने वादा किया था, अगला अगला प्ले करिए। अगला कि यहाँ पर होगा जाति जनगणना, उसके बाद अगला। हाँ, रुपए का नोट दो मुझे। ये देखो, अगर 100 रुपए बजट में खर्च हुए, 6 रुपए 10 पैसे की भागीदारी है तुम लोगों की। हर रोज तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। मैंने पूछा पिछड़े कितने हैं हिंदुस्तान में, सरकार कहती है हमें नहीं मालूम। दलित कितने हैं हिंदुस्तान में, हमें नहीं मालूम। आदिवासी कितने हैं, हमें नहीं मालूम। जनरल कास्ट के गरीब कितने, हमें नहीं मालूम। ये नरेंद्र मोदी को वहाँ पे बैठा रखता है, ये हिंदुस्तान नहीं चलाता। नरेंद्र मोदी के पास 90 लोग बैठे हैं, 90 में से 7 आपके, पता कहाँ बैठे? छोटे से कमरे में बैठे पीछे। और उनको कहा जाता है तुम लोग चुप हो जाओ, ज्यादा बकवास मत करो, नहीं तो तुम्हारा एसीआर उड़ा दिया जाएगा, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिससे पिछड़े ब्यूरोक्रेट की, दलित ब्यूरोक्रेट की, आदिवासी ब्यूरोक्रेट की रोज हत्या होती है। एसीआर नाम समझ लो। 73% हिंदुस्तान का जो बब्बर शेर है, जो इस देश को चलाता है, जो इस देश को आगे ले जाता है, वो सो गया है, डर गया है। ये आज नहीं तो कल 73% जग जाएगा। इस तूफान को नहीं रोका जा सकता। इस तूफान को नहीं रोका जा सकता। फैसला आ गया है। अगला सुनवा दीजिए, हम चर्चा करेंगे। बहुत आज बहुत ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सुनना। प्ले में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है, देश के इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी कितने, ओबीसी कितने,
दलित कितने, मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं? देखिए, ये मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं? हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इनकी बात कर रहा हूं। तो ये सवाल है। ये सवाल है। प्ले करिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। कि जाति जनगणना के हम खिलाफ हैं। आरएसएस के लोग कहते थे, बीजेपी के लोग कहते थे, इनके नेताओं के बयान हर रोज आते थे कि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। हमने दबाव डाला और कुछ दिन पहले कंफ्यूजन में आरएसएस कहती है कि हां, जाति जनगणना जरूरी है। अगर आप आज कह रहे हो कि जाति जनगणना जरूरी है, तो पिछले 6 महीने में आप क्या कह रहे थे? मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट में हमने कहा है, पार्लियामेंट के फ्लोर में, लोकसभा में मैंने कहा है, कुछ भी हो जाए जाति जनगणना करवाएगी कांग्रेस पार्टी, करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा। क्योंकि हम जानना चाहते हैं, हम देश की सच्चाई समझना चाहते हैं, इस देश के धन का फायदा किसको हो। नेक्स्ट। जाति जनगणना भाइयों और बहनों, जाति जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे। सरकार आएगी, हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। जाति जनगणना से हिंदुस्तान के सब लोगों को पता लग जाएगा आप कितने हो और आपकी हिंदुस्तान में कितनी भागीदारी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भाऊ कई सारे सुना दिए, दूध का दूध पानी का पानी। अभी दर्शकों कह दूं कि अभी ये एक हिस्सा है। जातीय जनगणना को पाप मोदी ने बताया था। कोशिश करेंगे, अभी आर्काइव में टीम लगी है, मिल गया तो वो भी सुनाएंगे। जब बिहार में हुआ तो मध्य प्रदेश में कहा था पाप किया है। संसद में मोदी के सिपहसालारों ने जातीय जनगणना पर बहुत कठोर शब्द बोले थे। क्या हो गया? पाप करने के लिए तैयार हो गए मोदी जी। भाऊ देखिए आशीष, मैंने उस दिन भी आपको एक कहानी सुनाई थी कि जब तेल के कुएं में आग लगती है तो बम विस्फोट से वो आग बुझाई जाती है। प्रॉब्लम क्या हुआ, तेल के कुएं में आग लगी थी, बम विस्फोट किया, लेकिन उस बम विस्फोट से आग और बढ़ गई। अब ये नया नया बम विस्फोट करना पड़ रहा है, नए नए तकनीक। आज देश के सामने सबसे बड़ा अहम सवाल क्या है? प्रधानमंत्री मन की बात में कहते हैं कि देश क्रोधित है। वो तमाम विधवाएं, वो युवा विधवाएं जिन्होंने हनीमून में ही अपने पति को खोया है, वो आज चिल्ला चिल्ला करके न्याय मांग रही है। न्याय के नाम पे हम क्या कर रहे हैं? रोज पाकिस्तान गिदड़ भपकी दे रहा है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं? विश्व का एक देश भी पाकिस्तान का निषेध नहीं कर रहा है, यह हमारा फेलियर है। और जब अब इधर फेल उधर फेल, हिंदू मुसलमान भी नहीं हो रहा है, तो फिर एक नया शगुफा, जातीय जनगणना। ऐसा ही एक शगुफा छोड़ा था, आपको याद होगा, विशेष सत्र बुलाया गया आनंद फानंद में, और 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया गया। कब मिलेगा? 29 में मिलेगा कि 32 में मिलेगा, 36 में मिलेगा, 34 में मिलेगा, किसी को पता नहीं। आज जातीय जनगणना पे ये बोले, आज वो तमाम लोग अपना मुंह छुपा रहे होंगे जो सर्वोच्च न्यायालय में दौड़ रहे थे जब बिहार में इंडिया गठबंधन जातीय जनगणना करवा रहा था। तब नीतीश इंडिया गठबंधन के मुखिया हुआ करते थे बिहार में। तब इस जातीय जनगणना को वाकई पाप कहा नरेंद्र मोदी जी। फिर कर्नाटक, कांग्रेस की सरकारें जहां जहां आई वहां वहां उन्होंने जातीय जनगणना सर्वे के नाम से लगातार होते रहे। तेलंगाना हो गया, उसके बाद कर्नाटका हो गया, फिगर्स आए, आंख खोलने वाले फिगर आए।
आखिरकार जब आदमी अभी ये कहेंगे कि जातिगत जनगणना ये ओरिजिनली हमारा आइडिया था, ये जितने भी कुपड़ है, अच्छा किया आपने सब सुना दिया राहुल गांधी की बातें। यदि राहुल गांधी जातिगत जनगणना कहते हैं और एनडीए गठबंधन भी जातिगत जनगणना कहते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि नेशनल सरकार बननी चाहिए अपने देश में। तो विचारधारा तो एक ही है। पहली बार मुझे लगता है राहुल गांधी की ये बड़ी विक्ट्री हुई, और ये बड़ी विक्ट्री है। इसके पहले छोटी विक्ट्री तब हुई जब 2024 के चुनाव के पहले लगातार नरेशन बनाया जा रहा था कि 370 पार संविधान बदलेगा। विपक्ष ने उन्हीं के हथियारों से उन्हीं पे वार किया। तब मोदी जी को ये बात समझ में आ गई कि उनके जो जितने भी नफरती फैलाव चिंटू है और जिन चैनलों के भरोसे वो सोच रहे थे कि चुनाव जीत लेंगे, उन सब ने दगा दे दिया। इस देश की जनता ने संविधान की रक्षा के लिए इनको 180 पे लाया। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि मशीनों की खेल में 60 सीटें इनको मिली, एडीआर की रिपोर्ट, तो वो 240 पे पहुंचे। फिर भी बैसाखियों पे 270 भी पार नहीं कर पाए। तो इस बार जातीय जनगणना ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक नहीं, ये उनकी मजबूरी है। ये उनकी मजबूरी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, और ये भागीदारी देनी होगी अभी। अब जातीय जनगणना, क्योंकि इनको वन नेशन वन इलेक्शन यदि करना है आशीष, तो परिसीमन जरूरी है। परिसीमन जरूरी है तो जनगणना जरूरी है, और जनगणना जरूरी है तो जातिगत जनगणना ही जरूरी है, क्योंकि देश की मांग है जातिगत जनगणना। अब 2-3 दिन जातिगत जनगणना पे इतना बढ़िया डिस्कशन होगा कि इससे क्या निकलेगा क्या निकलेगा, लोग भूल जाएंगे कि पहलगाम में कोई आतंकी भी आया था। हमारे देश के लोगों की मेमोरी बड़ी शॉर्ट है। ये भूल भी जाएंगे किसी ने 50 लाख रुपए दिए। आजकल तो क्या है, 50 लाख रुपए दिए बोलने के बाद देता है कि नहीं ये भी देखना पड़ता है। पहले तो सरकार अनाउंस करती थी, मंत्री अनाउंस करते थे और मिलता था। लेकिन कुंभ में जो भागा दौड़ी हुई और उसमें जो मारे गए लोग, उन 30 को 25 लाख मिलना था, वो भी नहीं मिला अभी तक। तो आज एक सवाल भाजपाइयों से भी है मेरा, कि जब आपको जातीयगत जनगणना के लिए आप तैयारी है, तो भाई साहब आपने सर्वोच्च न्यायालय का समय क्यों बर्बाद किया? सर्वोच्च न्यायालय ने, मतलब ये जो लोग हैं, आज एक चीज के लिए जाते हैं और कल मना करते हैं। दूसरी बात, एक मैं कई उसमें ढूंढना पड़ता है कि क्या क्या, क्योंकि एक तीर से कई निशाने मारने की आदत है इन लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव और कितने दिन टलेगा, ये भी अहम है। क्या अब ये भारतीय संघ को इन्होंने नया लॉलीपॉप थमा दिया कि अब जातिगत जनगणना हो ही रही है, हम्म, उसके बाद ही सब कुछ तय होगा? हम्म, आशीष, ये सारा खेल 14 मई से 14 मई से 6 महीने का टाइम निकालने का है। हम्म, कभी किसी विशेष शो में मैं दर्शकों को बताऊंगा 14 मई से 6 महीने के मायने क्या है। एक बार हम्म, ये 6 महीने का पीरियड संक्रमण का निकल गया, हम्म, उसके बाद मोदी, अमित शाह, इनको संघ रोकने की सोच भी नहीं पाएगा। हम्म, ठीक है, अभी एक नरेशन बनाया जा रहा है, जो मेरी हम्म, नागपुर भी कई लोगों से बात हुई, हम्म, तो नरेशन ये बनाया जा रहा है कि लोगों में बहुत क्रोध है। अभी हम्म, लोगों में कभी क्रोध है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, सरकार को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हम्म, तो अध्यक्ष पद का चुनाव आगे, अब उस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं होगा, अब जातिगत जनगणना पे ज्यादा फोकस होगा।
सारे संघ को काम पे लगा देंगे ये। अब जातीय जनगणना का फॉर्मूला आप ही दे दीजिए, किस फॉर्मेट में होना आप ही बता दीजिए। संघ को एक काम पकड़ा दिया, संघ की डिमांड खत्म हो गई। इसमें कोई देश की भलाई नहीं देखता, ये राजनीतिक स्वार्थ है। और देश की भलाई होती तो 2024 के चुनाव के तुरंत बाद जातीयगत जनगणना का घोषणा हो गई होती। जातिगत जनगणना समझने के लिए जरूरी है, समझने के लिए पहलगाम होना जरूरी था। जातिगत जनगणना समझने के लिए संघ का कड़ा रुख अपनाना जरूरी था। जातिगत जनगणना समझने के लिए आपको पूरा विश्व पाकिस्तान की बुराई नहीं कर रहा है और सिर्फ उसकी वो कर रहा है, निर्भसना कर रहा है, आतंकी निर्भसना तो ऐसा मजाक हो गया कि पाकिस्तान भी कहता है, खुद ही आतंकों का जनक है और खुद ही कहता है कि हम निर्भसना करते हैं। सवाल निर्भसना करने का नहीं, सवाल पाकिस्तान को अलग थलग पाड़ने का है। आज हमारे साथ कोई नहीं है, सांत्वना सब देते हैं, युद्ध के लिए कोई तैयार नहीं होगा। अमेरिका जहां आप घुटने टेक के आए, उन्होंने भी कहा कि यार बोथ आर माय फ्रेंड, बोथ द लीडर्स आर वेरी क्लोज टू मी, दे आर फाइटिंग फॉर कश्मीर फॉर 1500 ईयर। तुमने कहा कि अरे तू कुपड़ थोड़ी है, तेरे से बड़ा कुपड़ मैं हूं। क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति है, उससे भारत के प्रधानमंत्री से और ऊपर जाना चाहिए। वो भी इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस में डिग्री लिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर जातीयगत जनगणना ये समय की मजबूरी थी। कल के अखबार की हेडलाइन देख लेना, अभी आज से शाम से सारा डिस्कशन देख लेना। मास्टर स्ट्रोक गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, सारे लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं। कर्नाटक में जब यह हुआ, तेलंगाना में जब हुआ, जब नीतीश ने किया तो वो बकवास था, पाप था, बकवास नहीं। पाप मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। दिखाई जरा खबर दिखाई, मैं तब से चर्चा के समय तलाश रहा था। 26 अप्रैल 2024, 26 अप्रैल तारीख देख लीजिए, 26 अप्रैल 2024। देश को बांटने का काम पीएम मोदी नहीं कर रहे, बल्कि दोषी वे हैं जो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। दोषी वो हैं। नीचे मैं खबर पढ़ दूंगा, जरूर ये खबर पढ़ना जरूरी है। खबर दिखाइए, नीचे खबर में लिखा क्या है। जो मोदी जी भाषण दिए वो भाषण। भारत में चुनावी माहौल हर दिन गर्म होता जा रहा है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र, जिसे वह संकल्प पत्र कहती है, में साफ कहा है कि वह समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम करेगी। पार्टी का मुख्य फोकस भारत के युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों पर है। जब कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि देश को जाति के नाम पर बांटना पाप है। उन्होंने ये भी कहा था कि उनके लिए 4 ही जातियां हैं। वो याद होगा सबको भाषण, भक्तों को तो बिल्कुल याद होगा। देश में 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, महिलाएं और नौजवान, युवा। ये 4 बस जातियां हैं। 4 जातियों के अलावा 5वीं जाति मोदी जी जानते नहीं थे। तो अब गिनेंगे किसको? गिनेंगे क्या? ये यही 4 की कैटेगरी में गिनती करेंगे। उसके बाद अनुराग ठाकुर को सुनवाइए, सदन में क्या बोल रहे थे अनुराग ठाकुर, गोली मारो वाले। तो ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। बोलने का मन क्या? स्पीकर सर, सर माइक नहीं सर, माइक यहाँ से नहीं जाती। स्पीकर सर, जो भी माइक आ जाएगा। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। ये जिसकी जाति का पता नहीं,
मतलब ये गाली है, एक तरीके से गाली है गाली हमारे यहाँ की, गाली जिसकी है। जाति का पता नहीं है। हाँ, लोग कहते हैं जाति का जिसके पता नहीं इसका पता। मतलब तुम्हारे माता पिता का कोई गारंटी नहीं, कौन है आपके पिता पता कौन नहीं। माँ हाँ, बाप। ये और कितनी कितनी। उसको 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 यदि अंग्रेजी में कहे तो मैं हाँ, ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी को ये नहीं करता हूँ। जिसको जाति का पता नहीं है, इसका मतलब जिसको अपने पिता का पता नहीं है। जाति पिता हाँ, से आती है आशीष। हाँ, ये हमारा हाँ। पितृमुख समाज है। तो जिसको अपने हम्म, पिता का समाज नहीं है उसको बास्टर्ड कहते हैं अंग्रेजी में। हम्म। ये गाली दे चुके हैं ये संसद के पटल पर, सदन में गाली दिया। सदन में गाली दी। गाली में तो लेकिन ये एक्सपर्ट है इनको सर। पता नहीं है, हम उस सनातन धर्म को मानते हैं जो वैदिक संस्था से आता है। और वैदिक संस्था में सनातन धर्म अपने काम से आपकी जाति तय करता है। वैदिक पीरियड में अपने काम से जाति तय करते हैं। अनुराग ठाकुर की जाति हम क्या पूछे और क्या बताएं। उनके हम्म, काम क्या है, उनकी वाणी बताती है कि वो क्या है। हम्म। नहीं, ये मैं आज मैं ये यू मैं मैं टर्न, ये मैं ये पाप आज नहीं आज है मैं सर। कह रहा हूं, हम्म, आप किसी की जाति नहीं निकाल सकते। हम्म, या ये अपमान है किसी का व्यक्तिगत रूप से। जिसको जाति का पता नहीं है वो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। हम्म, जातिगत जनगणना किसने की? सबसे पहले बिहार में नीतीश कुमार ने की। हम्म, तो क्या आप नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे? हम्म। क्या आप तेजस्वी यादव को गाली दे रहे थे? वो ओबीसी है इसलिए गाली दे रहे थे। और आप ब्राह्मण समाज के आते हैं इसलिए आपको किसी को भी गाली देने का अधिकार है। आप सॉरी, आप क्षत्रिय समाज से आते हैं इसलिए आपको दलितों को गाली देने का अधिकार है। ये ऐसे जो पार्लियामेंट का डिबेट का जो स्तर निचले स्तर पे आया ना आशीष, कहाँ गए वो पीलू मोदी वाले दिन, बाल कवि बैरागी वाले दिन? कहाँ गए? चलिए। लेफ्ट की लॉबी बैठी थी, सुनते समय साहित्य बरसता था। साहित्य का सृजन होता था जब पार्लियामेंट में डिस्कशन होता था। सौभाग्य से मैं उन लॉट में हूं कि अब हमने वो सुना है। तब टेलीविजन नहीं हुआ करते थे। लोकसभा टेलीविजन डायरेक्टली हम अंदर बैठ के हाउस में सुना है। एक से एक तर्क, साहित्य परोसा जाता था। अभी अभी तक सुषमा स्वराज जी की शेर शायरी और मनमोहन सिंह का जवाब, वहां ये तो कलो ठीक है। इनका कितना जाति जनगणना को घोर विरोध था, ये इस बात से देखते हैं कि आदमी बौखलाहट करके आप जाति पूछ गए। जाति नहीं है इनकी पता। और राहुल ने कहा, यही। और जो हम्म, राहुल ने कहा वो सही कहा। उन्हें कहा कि अरे भाई ये तो हमेशा से होते आ रहा है। जिन्होंने पिछड़ों की बात की, जिन्होंने आदिवासियों की बात की, जिन्होंने ये बातें की, उनका हमेशा समाज ने तिरस्कार किया है। समाज में क्या, जिन्होंने समाज खुद सर्व सामान्य मनमानी। इंसान की जिसने बात की, चाहे संत ज्ञानेश्वर हो, संत तुकाराम हो, स्वयं शिवाजी महाराज हो, उन्हें भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। बाजीराव पेशवा, ये सारा ब्राह्मण समाज, वो किसी मैंने वो कौन है वो पोएट जो फिल्मों में गाने लिखता है, हम्म, उसने बाजीराव को, भाई। अरे पर लेकिन बाजीराव को आप आज ब्राह्मण मानते हो क्योंकि उसकी जय जयकार हो रही है। हम्म, बाजीराव को क्या कम प्रताड़ना दिया आपने? बाजीराव का यदि मृत्यु हुआ तो उसके लिए यही समाज प्रताड़ित करने वाला समाज है। एक योद्धा को घर बिठा दिया। और नहीं, आप, आखिर में तो। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अब यदि पूरे देश में हर इंसान एक है, सब जातियों को समान अधिकार है, सब लोगों को समान अधिकार है, पिछड़ों को आगे लाने के लिए रिजर्वेशन, ये सारी समाज कल्याण की योजना यदि लागू करनी हो तो उसके लिए कौन कितने जाति के हैं ये मालूम होना चाहिए। क्योंकि आप कोई भी योजना का प्लानिंग तभी करते हो जब आपके पास किसके लिए योजना बना रहे हैं उसका एक डाटा है। डाटा होना बिना चाहिए। डाटा का आप 2011 के डाटा पे 2025 में योजनाएं बना रहे हैं। हम्म, 2011 का डाटा उस पे आप बना रहे हैं। 21 चला गया, 25 आ गया, अब ये आते आते 27 होगा। तब पता पड़ेगा कि हमारी योजनाएं बीच में क्यों डिले हो रही थी। लेकिन फिर क्या हम्म, है, जब जाति जनगणना होगी तो जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी वो भागीदारी मांगेगा। हम्म, टिकट भी ऐसे देने पड़ेंगे। जो राजनीतिक दल वन मैन शो के काम कर रहे हैं,
जहां अंतर्नी लोकतंत्र नहीं के बराबर है, हम्म, वहां पर यह बहुत मुश्किल हो जाता है फिर लोगों की डिमांड सुनना, क्योंकि ये सुनने के आदी नहीं है। अब सारे नहीं, चैनल, सारे ये जातीयगत जनगणना, ये गरीबों के लिए कैसा मोदी जी ने तोहफा दिया। मोदी जी गरीबों के मसीहा हैं, पिछड़ों के मसीहा हैं, ओबीसी के मसीहा हैं। अब इस देश में असमानता नहीं होगी, इस देश में समानता होगी। इतने 65 साल कांग्रेस ने राज किया, कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी ने करके दिखाया। ये सारा सुनने को मिलेगा आपको, ये सारा इसीलिए सुनने हमने को मिलेगा। वो तो और सुनते रहे उनकी। जिन लोगों ने जातीय जनगणना को पाप कहा, जिन लोगों ने जातिगत जनगणना बोलने वाले की जाति पूछी, इन तमाम लोगों का यह हाल है कि अब ये जातिगत जनगणना की जय जयकार करेंगे, क्योंकि इनको लज्जा आती नहीं टू ईट योर ओन वर्ड्स। अपना ही यू टर्न लेने में यहाँ कतई शर्म नहीं आती है। निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा भाई, पहली बार थोड़ा यू टर्न लिया है। हाँ, ये आदतन आदतन बदलू है। यू टर्न फिर भी लेते हैं, और यू टर्न भी, फिर भी यू टर्न लेते ही जो पहली मजबूरी ब्रीफिंग में थी। सही, मजबूरी में सही हम्म, जातीयगत जनगणना को हम स्वागत करते हैं, बिल्कुल। मजबूरी और में जो सही। है, सिर्फ आज का प्रोग्राम इसलिए नहीं था कि उन्होंने क्यों किया, आज का प्रोग्राम हम ये बताना चाहते थे कि उन्होंने किस लिए किया और किस मजबूरी में किया। नहीं, ये और कुछ डिसीजन बेमन से करने होते हैं, ये बेमन वाला डिसीजन है। नहीं, मन बेमन सब। हम तो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया। फैसला लेते ही इस फैसले को समझना हो तो पहली ब्रीफिंग में इसका पूरा का पूरा कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये पूरा रखने के बजाय राहुल गांधी और कांग्रेस को गरिया रहे थे कि राहुल गांधी कांग्रेस 1947 से नहीं किया। अरे आप कैसे कैसे करोगे। और दूसरी चीज, मैंने जाते जाते एक सवाल, अभी भी राहुल गांधी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। राहुल गांधी ने मोदी को पाप करने के लिए तो मजबूर कर दिया, जिसे वो पाप कहते थे वो पाप करने के लिए मजबूर कर दिया। अब पाप करेंगे मोदी जी अपनी जुबान में, उन्होंने कहा था पाप है जातियों में बांटना। लेकिन अभी भी राहुल गांधी की जिम्मेदारी या विपक्ष की जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है। कहीं महिला आरक्षण जैसा ना हो जाए ये जातीय जनगणना मोदी जी की। मोदी जी जो बोल देते हैं ना, उसके नतीजों पर नजर रखना है, क्योंकि ये देश उनके ऐलानों पर नजर रखा है, उसके नतीजे पर नजर नहीं रखा। नोटबंदी का नतीजा इस देश देख चुका है, क्या हुआ। नक्सलवाद खत्म हो गया, आतंकवाद खत्म हो गया, काला धन खत्म हो गया, क्या क्या हुआ, 15 लाख सबके अकाउंट में आ गए। नोटबंदी का नतीजा देख चुका है, जीएसटी का नतीजा आज तक भुगत चेंजेज रहे ही हैं। चल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट चल रहा है, भुगत रहा है, व्यापारी दम तोड़ रहा है, कमर टूट गई। 370 का 370 का नतीजे देख रहे हैं, 370 का 35A नतीजा। का नतीजा देख रहे हैं। हाँ, तो ये नतीजों पर ये जातीय जनगणना कैसे करवाते हैं, कैसे करवाते हैं इस पर पूरा, नहीं क्योंकि ये नहीं, तरीका बहुत है। और भी आगे महाराष्ट्र में सोयाबीन को 6,000 रुपए मिलने वाला था, उसको भी देख रहे हैं। हाँ, वो भी महाराष्ट्र में बहुत है। लाडली बहना को 2100 रुपए, जो चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में 2100 रुपए थे, अब मंत्रियों ने बोलना शुरू कर दिया 2100 रुपए तो दे ही नहीं पाएंगे, 1500 बड़े मुश्किल से दे रहे हैं, यही ले लो। तो गिनती नहीं है भाव, गिनती नहीं है वैसे तो, इसलिए नतीजों पर और ध्यान ये रखना होगा कि ये जातीय जनगणना करवाते कैसे हैं। और दूसरी बात, हाँ, जातीय जनगणना का करवाया क्यों जाता है। जातीय जनगणना हुई जब जो है तो बिहार में आरक्षण बढ़ाया, वो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण लटक गया, रद्द हो गया, सुप्रीम कोर्ट में अटका है मामला। तेलंगाना बढ़ा रहा है। आप उसी अनुपात में आरक्षण बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, ये भी ऐलान करिए ना। ये जातीय भी करना जनगणना पड़ेगा। होगा और जिस जाति पिछड़े और दलित का जो अनुपात होगा, जितनी उनकी संख्या भारी होगी, उस अनुपात में आरक्षण उनकी उनको मिलेगा, ये ऐलान उनकी किया। उनकी भागीदारी होनी चाहिए, चाहे स्कूल हो, हाँ। एजुकेशन हो, नौकरियां हो, या सांसद हो, या विधानसभा हो। फिर 400 में 4 सचिव ओबीसी और दलित नहीं चलेंगे। आप ये करवा के सुनिश्चित करना, ये आंखों में, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं, विपक्षी दल, पता नहीं इस वाले ऊपरी महले में क्या है, विपक्षी दल 1 मिनट के अंदर घुटने पा जाते हैं। आप नजर रखिए, स्वागत कीजिए, ताली बजाइए आज मोदी जी के लिए, लेकिन आज से रोज ताली बजाइए कि मोदी जी झांसा न दे पाए किसी को।
रोज ताली बजाइए, कान पर, सरकार के कान पर ताली बजाइए। आज स्वागत में ताली बजाइए और नतीजे आने तक कान पे ताली बजाइए कि छल ना हो पाए, धोखा ना हो पाए। ये जरूरी है इस वक्त में। हमें इजाजत दीजिए, हम तो ताली बजाते रहेंगे। आज स्वागत में बजाया है मोदी जी के, बिल्कुल स्वागत में बजा रहा है, लेकिन आज के बाद से जातीय जनगणना कंप्लीट होने तक उसके जो नतीजे आएंगे, उन नतीजों के आधार नतीजों पर implementation- नतीजे आने के बाद वो बस्ते में, ठंडे बस्ते में नहीं रहने चाहिए। हाँ, तो नतीजे आने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका क्रियान्वयन जरूरी है। सिर्फ जनगणना में कितने लोग बढ़े, कितने लोग कम हुए, ये नहीं चाहिए। आने वाला समय इस जातीय जनगणना के अनुरूप देश में योजनाएं बने, जिसका जितना हिस्सेदारी है, अधिक भागीदारी है, उसकी उतनी सत्ता में हिस्सेदारी होनी चाहिए। तब जातीय जनगणना के मायने पूरे होते हैं। बिल्कुल। सामाजिक आर्थिक, अंबेडकर का सपना, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण, तभी राजनीतिक जो है सशक्तिकरण कंप्लीट होगा, नहीं तो अधूरा है। हमें इजाजत दीजिए, हम तो सवाल भी पूछेंगे, ताली भी बजाएंगे और चैन से सोने भी नहीं देंगे, धोखा देने भी नहीं देंगे। नमस्कार। नमस्कार।